हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और आपको पता ही है कि शाम को 5 बजे आपकी निश्चित रूप से क्लास चल रही है। जो कॉमन सब्जेक्ट है आपके सुपर टेट में, यूपी टेट में, सी टेट में, एमपी टेट, यानी कि कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो एक सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि एसएसटी से क्वेश्चंस आते हैं, जीएस से क्वेश्चंस आते हैं, आपके ईवीएस से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं शाम को 5 बजे वाली क्लास में। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आज जो आपका एक टॉपिक है ईवीएस में आवाज़ करके, चाहे वो आपका सी टेट का सिलेबस हो, यूपी टेट का हो, या फिर आपका कोई भी शिक्षक भर्ती एमपी टेट के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है आवास, तो उससे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, त्रिभुजाकार बस्तियों का प्रारूप कहाँ मिलता है? नदियों के संगम पर, पहाड़ों पर, जंगलों में, या इनमें से कहीं नहीं? त्रिभुजाकार बस्ती। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होता है। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नदियों के संगम पर अक्सर त्रिभुजाकार बस्तियों का प्रारूप देखने को मिलता है। किन क्षेत्रों में मकानों की छतें अधिक ढाल युक्त मिलती हैं? मैदानों में, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जंगलों में, या नदियों के किनारे? मकानों की छतें जो होती है जैसे ढाल युक्त होती है, स्लोपिंग रूफ होती हैं, इसका कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ऐसे क्षेत्रों में जनरली ढलान वाले छत होते हैं घरों में के, ताकि जो पानी है वो इकट्ठा ना होने पाए छत पे। नगरों के वर्गीकरण का सबसे उपयुक्त आधार कौन सा है? कार्य, परिप्रेक्ष्य, अपेक्षा, या संतुलन? नगरों का जो वर्गीकरण किया जाता है, ये महानगर है, ये ऐसा नगर है, वैसा जो कुछ भी है, औद्योगिक नगर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका, हिंट ही कर दिया मैंने आपको, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, कार्य। अगला प्रश्न, चेन्नई नगर का प्रतिरूप कैसा है? खुला हुआ, हवादार, चौकपट्टी, या फिर उक्त सभी? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, चौकपट्टी। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश में संघत बस्तियां मिलती हैं? पश्चिमी, पहाड़ी, उत्तरी, या गंगा मैदान में? मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना पॉसिबल हो जा पा रहा है, आज मैं चित्र भी लगाते चल रही हूँ ताकि आपको एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली एक चीज़ को आप देख लें और आइडिया मिल जाए, वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाता है, गंगा मैदान में। रैखिक बस्तियों का प्रतिरूप कहाँ विकसित होता है? सड़क के किनारे, नदियों के किनारे, दोनों, या पहाड़ों पर? रैखिक बस्तियाँ, ये जो एक लाइन से ऐसे घर बने रहते हैं, बस्तियाँ रहती है वो। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, सड़क के किनारे किनारे भी आपको देखने को मिल सकता है, और नदियों के किनारे, क्योंकि जब ऐसे ये पानी है नदी के पूरा, तो इसका जो तट होगा उस पर एक लाइन से जनरली बस्तियां जहाँ पे होती हैं वहाँ पे बसी होती हैं। महानदी, गोदावरी और कृष्णा आदि नदियों के डेल्टाओं के किनारे पर किस प्रतिरूप के गांव मिलते हैं? पंखा प्रतिरूप, घास फूस, बिना छत के, या उक्त सभी? तो यहाँ पे पंखा प्रतिरूप के जो है गांव देखने को मिलते हैं। चित्र लगा दिया है, जितना भी हमें मिल पा रहा है उतना हम लगाते चल रहे हैं। जो नहीं मिल पाए हैं, जिसके चित्र नहीं अवेलेबल हो पाए हैं, उसके चित्र आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। दिल्ली और उसके आसपास किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? प्रविकीर्ण अधिवास दिल्ली, नगर अधिवास दिल्ली, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दिल्ली वालों को ये इजीली पता होगा, है ना। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, प्रविकीर्ण अधिवास दिल्ली। सुरक्षा की दृष्टि से किले कहाँ बसे होते हैं? पहाड़ों पर, जलापूर्ति वाले स्थानों पर, जंगलों में, या समुद्र के किनारे? तो सुरक्षा को ये तो आप सबको पता होगा, सबने कोई ना कोई किला तो देखा या सुना होगा। जनरली जलापूर्ति वाले स्थानों पे, यानी कि जो किला है उसके चारों ओर या एक ओर या किसी ओर, कुल मिला के कोई नदी हो, कोई सरोवर हो, कोई समुद्र हो, कोई बड़ा तालाब हो, ऐसी जगह पे जनरली किले बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि पानी भरा हो उस टाइम पे, ताकि दुश्मनों को आने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रहे, अपने अब किला जो है सुरक्षित रहे दुश्मनों से। ढलुआ छत के मकान अधिकतर कहाँ बनाए जाते हैं? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, भूकंप वाले क्षेत्रों में, नदियों के किनारे, इनमें से कोई नहीं? ये वही प्रश्न है, ढलुआ मतलब वही स्लोपिंग रूफ होती है, ऐसे जो होती है, चाहे वो ऐसे ऐसे हो सकती है, या फिर अगर मकान इस तरह का बना है
तो ये ऐसे हो सकती है रूफ, छत, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र पे, ताकि पानी जमा न होने पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें किस चीज़ के लिए, मतलब ये ऐसा क्यों किया जाता है, गाय के गोबर से क्यों लीपा जाता है दीवारों को, फर्श को, जो भी कच्ची होती हैं। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो होता है कीटों को दूर रखने के लिए, क्योंकि जब कच्चे घर होते हैं तो कीटाणु भी ज़्यादा होते हैं, कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं, अंदर बिल बिल भर बना लेते हैं छोटे, ठीक है, चींटी वगैरह। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, हमारे मकानों को कौन बनाता है? राजमिस्त्री, बढ़ई, मोची, लोहार। ये तो एससीईआरटी की बुक में है, ईवीएस की। तो राजमिस्त्री कहते हैं मकान को बनाने वाले को। हमारे घर होते हैं कैसे, कच्चे पक्के दोनों, इनमें से कोई नहीं, सीबीएसई की बुक में है ये। कच्चा मकान, पक्का मकान, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, दोनों प्रकार के होते हैं। आवास में होनी चाहिए क्या? रसोई घर, शौचालय, शयन कक्ष, बरामदा, डाइनिंग रूम, सभी। सभी कुछ होना चाहिए ना, एक दो से काम थोड़ी चलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने आस पास पड़ोस की सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? खुद की, पड़ोसियों की, नगर पालिका की, इनमें से किसी की नहीं। अपने पास पड़ोस की सफाई की जिम्मेदारी, देखिए अपने घर के या अपने घर के सामने की बात नहीं कर रहा है, पास पड़ोस की बात कर रहा है, तो ये पड़ोसियों की जिम्मेदारी है, ठीक है। हर कोई की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर की और अपने घर के आस सामने की, जैसे जैसे बाहर, अगर जिसको कह सकते हैं बरामदा, द्वार, जिसको जो भी कहें आप उसे, बाहर का जो भी एरिया है, चाहे वो रोड ही हो अपने जस्ट घर के सामने की, तो इस तरह का अगर सभी लोग अपने साफ़ सफाई कर लेंगे, हालांकि नगर पालिका भी करती है, आती है, बट हर जगह नगर पालिका नहीं पहुंच पाती है, तो हमेशा, तो इस वजह से अपने अपने घर के एकदम सराउंडिंग की सफाई अगर हर कोई करे, तो इस तरह से पूरा ही मोहल्ला या पूरा ही जो क्षेत्र है, गाँव है, वो साफ़ रहेगा। तो पास पड़ोस की सफाई की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है पड़ोसियों की है, सबकी जिम्मेदारी अपने अपने घर के आसपास की सुरक्षा की, सफाई की है, नॉट सुरक्षा। किसी आवास के सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? जैव घटक, अजैव घटक, दोनों, कोई नहीं। सजीव की बात हो रही है, लिविंग, लिविंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो जैव घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। स्थलीय आवास के प्रकार हैं कितने? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कर रहे हैं ट्रांसलेट। तो देखिएगा, वन क्षेत्र, घास स्थल, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे ये सारे ही जो है ये स्थलीय आवास के प्रकार हैं। जलीय आवास को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो बेसिकली ब्रॉडली देखा जाए तो जलीय आवास को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं जो आपके अपर वाटर रहते हैं, और एक होते हैं जो अंडर वाटर रहते हैं, अंडरग्राउंड नहीं कह सकते, अंडर वाटर कह सकते हैं, अंडर वाटर रहते हैं, ठीक है, पानी के अंदर। और फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ जाती है, जैसे प्लांट्स में, अगर प्लांट्स को हम देखते हैं कि जो भी जलीय पौधे हैं वो कितने भागों में बांटे जाते हैं, तो फिर वो 3 भागों में बांटे जाते हैं, एक जो पानी के ऊपर रहते हैं, एक जो आधे डूबे रहते हैं, एक जो पूरी तरह से डूबे रहते हैं। तो इस तरह से फिर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगला देख लेते हैं, आवास के प्रकार हैं कितने? स्थलीय आवास, जलीय आवास, मरुस्थल आवास, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो आवास के अगर प्रकार पूछे जा रहे हैं ओवरऑल में ऊपर से, तो देखिए 2 प्रकार के हो जाते हैं आपके, स्थलीय आवास और एक जलीय आवास। तो जल में फिर उस कई प्रकार हो जाएंगे, और स्थल में फिर आपका ये मरुस्थल जो है ये स्थल के अंतर्गत ही आ जाता है, उसके अंदर आ जाएगा, पर्वतीय, मरुस्थल, जो कुछ भी है। और अगला प्रश्न देखेंगे इसी के साथ। वैसे तो एक आपका जो है एरियल हैबिटेट भी होता है, जो हवा में रहने वाले प्राणी होते हैं, लाइक बर्ड्स। हमें अपने आसपास सफाई क्यों करनी चाहिए? इससे संक्रामक बीमारी होने का डर नहीं रहता, सबका मन प्रसन्न रहता है, बाहर से आने वाले गांव की प्रशंसा करते हैं, या फिर इनमें से सभी? पुराने फिल्मों में दिखाते थे ना, गांव जाओ तो इतना सुंदर गांव की, फिर से वो आके प्रशंसा करते हैं, ऐसा जो मेन रीज़न है सफाई करने का वो नहीं है, मेन रीज़न है ये सभी।
क्योंकि पहली बात तो संक्रामक बीमारी होने का डर नहीं रहेगा और आसपास सुंदरता रहेगी तो लोग प्रशंसा करेंगे, हाँ खुद का मन भी अच्छा रहता है, खुश रहता है। और कहीं ना कहीं गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कूड़े कचरे को यहाँ वहाँ फेंकने से क्या नुकसान है? इससे गंदगी बढ़ती है, संक्रामक बीमारियां होने का डर बढ़ जाता है, मच्छरों की वृद्धि होती है, उपरोक्त में से सभी। और इसका जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। सो ये हमारा आज का सेशन था एंड आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। क्लास जो है आपकी डेली शाम को 5 बजे ये चलती है। एक लैंग्वेज क्लास चलती है जो सुबह 10 बजे चलती है, और कल से ही हमने स्टार्ट किया है CDP की क्लास जो कि रात को चलती है। एक्चुअली प्रैक्टिस सेशन है वो, उसी में आपका जो है CTET भी कवर होगा। और अभी फिलहाल हम लोग कॉमन सब्जेक्ट ही देख रहे हैं जो आपकी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में काम आ जाए, है ना। तो वो रात को 9 बजे चल रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।